वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज अपनी 3 अप्रैल हो चुकी है और हमने 1 और 2 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पहले ही कवर अप कर लिया था। आपने देखा था हमने किया है। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे उसमें, थोड़ा सा व्यूज उसमें और इंक्रीज करिए। तो अब यहाँ पर अगर आपको इसकी ग्रुप की ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको इसको ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा और ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे ये हैं अब 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो भाई, सबसे पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया में रोजगार की समस्या के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखो भाई, आप मेंस के लिए पढ़ोगे बिकॉज एक मेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। और आप देखिए प्रीलिम्स में भी जो भी मैं यहाँ पे फैक्ट्स आपको करवाऊंगी ना इस आर्टिकल में, वो आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे, क्योंकि वो वाले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें जो है वो प्रीलिम्स में काम आती है। ऐसे ही एफडीआई पढ़ेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया में देखेंगे। एफडीआई क्या होता है, कितनी आई है, कितनी कैसे है, वो सब कुछ। तो ज्यादातर तो भाई मेंस के लिए है, लेकिन वही जो मैं बताऊं आपको, फैक्ट्स जो पढ़ोगे वो हमारे प्रीलिम्स में खूब काम आने वाले हैं। फिर सुंदरबंस के बारे में पढ़ेंगे, मैंग्रोव्स होते हैं ना जो, इलेक्शंस के बारे में, और एआई। तो दोनों ये आर्टिकल जो है वो कुछ कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल को। सबसे पहला है हमारा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की रिलीज की गई है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है। ये रिलीज की है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, हिंदी में इसे हम कहते हैं मानव विकास संस्थान, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। सभी लोग जानते हैं आईएलओ को। आईएलओ 1919 में बना था। सबसे पुरानी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ है, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, यूरोप में। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर के ऊपर बात की। ऑब्वियसली अगर लेबर यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज कर रही है तो लेबर के ऊपर सारी बात होंगी। तो भाई यही बता रहा है कि लेबर कितना, जो श्रम होता है वो कितना बढ़ा है या कितना घटा है, ये रिपोर्ट पूरी बताएगी। तो इन्होंने ये बताया कि भाई 2000 से लेके 2019 तक, ध्यान से सुनना सारी बात, 2000 से लेके 2019 तक दीर्घकालिक गिरावट के बाद भारत में जो श्रम का बल होता है, मतलब लेबर का जो पार्टिसिपेशन होता है, वर्क फोर्स जो होता है, रोजगार की दर है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है, सुधार है। मतलब सब कुछ बड़ा है, जो फोर्स है ना वो बड़ी है सारी, पर फिर भी रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई काम तो लोग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर फिर भी रोजगार सबको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारी क्या है, बढ़ी है ना। तभी तो ये इसका बड़ा, ये सबसे बड़ा कारण है। क्या हुआ है, गैर कृषि रोजगार की ओर धीमी गति से उलट हो गया, जो पूरा हो बदलाव हुआ है। लोग स्वरोजगार, खुद से अपना रोजगार करना, अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि हो रही है और महिलाएं इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा ये चीजें कर रही हैं। युवाओं का रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर हम पूरी तरीके से अब भारत की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड था। अब भारत में जो है ये पूरी जो रिपोर्ट आई है, उसने मेन 5 बातों पे बात की है कि भाई क्या होनी चाहिए। जॉब दो, जॉब, रोजगार दो, रोजगार की गुणवत्ता भी ठीक करो, क्वालिटी सही करो, लेबर की मार्केट में जो असमानताएं हो रही हैं लोगों के साथ उसको देखो, कौशल और सक्रिय श्रम बनाओ, और श्रम बाजार के पैटर्न में युवा रोजगार को भी ध्यान दो। ये मेन 5 बातें की है। और इन्होंने ये बोला रिपोर्ट में कि जो हमारी रोजगार और अल्प रोजगार होते हैं, छोटे छोटे रोजगार जो होती है, वो काफी ज्यादा कम हुई, उसमें वृद्धि हुई है। मतलब रोजगार में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन जब महामारी आई थी तब उस समय इसमें गिरावट भी आ गई थी, वो आई थी ना, कोविड। तो इन्होंने ये बताया है। इन्होंने ये बताया कि भाई पहले के टाइम पे अनएम्प्लॉयड जो यूथ होते हैं, युवा बेरोजगार, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई पहले 2022 में 82.9% थी युवा बेरोजगार। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी भी जो है वो बढ़ गई है। पहले 2000 में 54 थी, अब शिक्षित बेरोजगार 65% हो चुके हैं। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है इन बेरोजगारी।
ठीक है, ये बताया इन्होंने। इसमें फिर यहाँ पर सरकार क्या करेगी? हमारे भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA कहते हैं उनको, आनंथा नागेश्वरम है, उन्होंने ये बोला है कि हर एक प्रॉब्लम, मतलब कि आप ये सोचना सही नहीं होगा कि हर सामाजिक या आर्थिक समस्या के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है, कि हर चीज में सरकार ही ठीक करेगी उसको। ठीक है, अरे भाई जो उद्योग है उसमें भी भर्तियां करवाओ ना, ज्यादा उद्योगों को भी तो मौका दो उसमें भर्तियां करने का। ठीक है, वैसे तो इन्होंने बोला है कि भाई सरकार ने खूब काम भी किए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे। तो सरकार ने बोला है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार करती है, लेकिन उन्होंने एक ये भी लाइन बोल दी है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हर काम में सरकार ही हस्तक्षेप करेगी तभी जाके वो ठीक होगा। ठीक है भाई। तो इन्होंने बोला कि सरकार ने EPFO की सुविधा लेके आई, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्टार्ट करी। सरकार ने ये सारी चीजें करी ताकि हम लोग रोजगार सृजन कर सके। लेकिन इस रिपोर्ट में फिर भी ये लिखा है कि हमारी जो भारत की रोजगार की स्थिति है वो आज भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। लोग जो है गैर कृषि रोजगार की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्वरोजगार करना, अवैतनिक रोजगार करना, इसमें महिलाएं जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। और रोजगार की गुणवत्ता जो है वो क्या है, 82% ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल, अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए, अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेबर वर्क में जुड़े हुए हैं। और उन्हीं में से मतलब 82% कार्यबल जो अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, 90% अनौपचारिक जो है ना, वो सब इसी में ही लगे हुए हैं, काम जो है वर्कफोर्स जो है। ठीक है, अगर हम विमेन की बात करें तो भाई फीमेल का इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, महिला श्रम बल भागीदारी दर, ये भारत में सबसे कम है, 14.4% है। ठीक है, तो ये जो है अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। 2019 से 2022 के ट्रेंड में देखें तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। और अगर मैं बात करूं युवा के रोजगार में, हाँ बिल्कुल रोजगार में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी गुणवत्ता आज का चिंता विषय बनी हुई है। तो सरकार को भैया यहाँ पर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकार क्या ही जो है जुड़ जाएगी ना। सरकार को यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी लानी पड़ेगी कि यहाँ पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी बढ़ाए। ठीक है, आर्थिक नीतियां लेके आए, और जो श्रम बल है उसको बढ़ाने की जरूरत है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है उसका फायदा उठाया जाए। और जो हमारा इतना काम है, इतनी प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाई जाए। आज के टाइम तो डिजिटल इतनी चीजें बढ़ती जा रही है, MSMEs एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप लोग खूब कर रहे हैं। तो उसी की सोच के तहत, उसी की अप्रोच को फॉलो करते हुए डिजिटलाइजेशन बढ़ाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ, क्वालिटी ऑफ जॉब्स को बढ़ाओ। ठीक है, ताकि लोग जो है और ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो सके। तो ये है हमारा आर्टिकल। ठीक है, आप रीड कर सकते हो। इसमें मैंने पूरा एक ये चीज दी है भाई, ये इन्होंने बताया है एम्प्लॉयमेंट यूथ की किस तरीके से है, ये आप रीड कर सकते हो। 2022 का ट्रेंड आप देख लो। ठीक है, कितने लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद से जो अपना काम करते हैं यूथ, वो 47% है जो खुद का अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। रेगुलर वो है और कैजुअल ये है। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की है, हमेशा से ही 2000 से लेके 2022 तक। तो ये जितना भी डेटा यहाँ पे बताया है ना, ये डेटा आपके फैक्ट्स आपके प्रीलिम से पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी में। वही जो इसका जितना भी और फैक्ट और सारा कुछ टॉपिक लिखा हुआ है वो आपके मेंस में पूछा जाता है। मेंस में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी जो है लिखेगा कि कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको बताना पड़ेगा और वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या अभी स्टेटस चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। वही हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, FDI। FDI क्या होता है? बाहर की कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि भाई इस पिछले साल में, क्योंकि पिछला साल जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसमें ये बताया गया कि FDI जो इन्फ्लोज हैं वो कम हो गए हैं 31%। ठीक है, तो ये $25.5 बिलियन हो गया है। ठीक है भाई, और पूरे वर्ल्ड में भी ये इंक्रीज हुआ है। अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें कुल मिलाकर, तो वैश्विक लेवल पे जो FDI प्रवाह है वो 3% बढ़ करके 1.4 ट्रिलियन हो गया है। और जितनी भी ऐसी कंट्री है डेवलपिंग, विकासशील है, उसमें FDI प्रवाह में 9% की गिरावट आई और भारत में 31% की गिरावट आई। और भारत भी एक विकासशील देश, डेवलपिंग स्टेट में ही काउंट किया जाता है। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ गई ना कि क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऐसी चीजें हमको बताई हुई है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इसमें यही बोला गया कि इंडिया का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो पहले से बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चला गया है। और
फिर भी 2024 में आते आते हम लोगों के पास थोड़ी सी इसको बहुत चुनौतियां, पर इसको ठीक करने के हमारे पास पूरे चांसेस हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन थोड़ी जो है कम हो रही है, मुद्रास्फीति घटती जा रही है, उधार लेने की लागत, ये सब चीजों को देखते हुए हम इसमें जो है थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। इंडिया की पोजीशन अगर मैं बात करूं तो आपको तो पहले तो यही फैक्ट याद रखना है कि इंडिया का भी क्या सीन है, कि हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर अभी जो है वो हमारा एफडीआई कम हुआ है, तो ये फैक्ट याद रखना है। ये पूछा जाता है इस तरीके के ना, जो सीधा आता है ना ऑप्शन, उसमें सीधा क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या चीज है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं, आप लोगों को अच्छे से रट के जाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है कि भाई पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन यहाँ पर हेल्प करता है एफडीआई में, तो भाई वो नीदरलैंड्स, सिंगापुर, जापान, यूएसए, मॉरिशस से ही सबसे ज्यादा हमारा एफडीआई आता है भारत के अंदर। और 65% भारत का एफडीआई किससे आता है? सर्विसेज, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन से आता है। और इंडिया जो है वो 5 डेस्टिनेशंस में हमेशा से रहा है, जब भी कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स किसी भी कंट्री को लेके आने हैं तो भारत उसमें जो है वो टॉप पे रहा ही रहा है। 5 टॉप में इस तरीके से जो होते हैं उसमें से इंडिया एक रहा। ठीक है। तो ये फैक्टर आप देख सकते हो सारे, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे चीजें चल रही हैं जिसमें हम लोग सब कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आते रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चाहा है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, बैटरीज बनाना, लिथियम के ऊपर हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इंडिया की पहचान पूरे वर्ल्ड में इस चीज को लेके बन रही है कि हम लोग हमेशा से ये चाहते आए हैं कि कोशिश की जाए कि हमेशा हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फोकस करें। है ना, अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफी बड़ा एक अच्छा फैक्टर बन जाता है। और भारत ने ये भी चीज सही कर दी है कि रेगुलेटरी जो होते हैं ना, कि यहाँ पे आके लाइसेंस मिलना, परमिट मिलना बड़ा आसान कर दिया है, थोड़ा इजी कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, पर हाँ अगर आपकी सब कुछ सही है तो आपको आसानी में पड़ जाती है। पॉलिसीज थोड़ी आसान कर दो, टैक्स को सेम रखो, बार बार चेंजेस करोगे तो लोग आके इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। हाईवे, पोर्ट, एयरवेज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या है ना, थोड़ा सा ये चीजें जो है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होने लग गए हैं इस पर काम करने के लिए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काम करना कितना आसान है, वो काम करने की आसानी जो है वो बढ़ा दी गई। बात समझ गए ना आप लोग? कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि क्या क्या इसमें आसानी कर दी गई है। सेक्टर पे ध्यान देना शुरू करना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल एफडीआई के बारे में, बाहर की कंट्री से कितनी कितनी कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट होती है उसका। बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, वो है सुंदरबंस के ऊपर। सुंदरबंस आप सभी लोग जानते हैं, ये एक रामसर साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर भी है, यहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे भारत में, सबसे बड़ा इलाका है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। और कुछ का कुछ हिस्सा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कुछ इसका हिस्सा आपको मिलेगा बांग्लादेश में भी, है ना। तो इस तरीके से जो है पूरा इलाका आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सुंदरबंस का जो इकोसिस्टम है ना, वो आज के टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सरवाइव करने के लिए। 12 मिलियन से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो डेल्टा है वो वहां पर बनता है उस पूरे इलाके में। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम वहां पे क्या हो रही है कि भाई सुंदरबंस के जितनी भी रिवर है, देखो वहां से ऐसे गंगा आ रही है यहाँ पर, ये गंगा आ रही है यहाँ पर, और ये आ रही है ब्रह्मपुत्र, है ना, मिल रही है वहां पर ही। अब गंगा का नाम बांग्लादेश में जाके तो भाई पदवा पड़ गया, अब ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ गया जमुना, दोनों का मिलने के बाद नाम पड़ गया मेघना, वहां पे बनता है डेल्टा। तो डेल्टा जो बनता है ऊपर, और जो इलाका है ना वो सब सेलाइन हो जाता है, पूरा खारा पानी हो जाता है। तो सुंदरबंस में जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पे मीठा पानी नहीं देखने को मिल रहा, वहां मीठे पानी की बहुत ज्यादा जो है कमी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम एक देखने को मिल रही है। तो भाई फ्रेश ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है वहां पे होना, सुंदरबंस में वो नहीं है, वहां पे खारा पानी ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। विशेषज्ञ के अनुसार भी ये बात बोली गई है कि वहां के अगर जो मीठा पानी होता है, ताजा पानी जिसे कहते हैं, 250 मीटर के अधिक गहराई में पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहां बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है ग्राउंड वाटर भी खारा हो वहां पर। ठीक है, तो ये सब बताया, और ये भी बताया कि भाई वहां पे प्लास्टिक बहुत मिला है, माइक्रो प्लास्टिक। पता है क्या होता है? जब आप प्लास्टिक, पूरा जो भी ऐसा प्लास्टिक होता है ना जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, अपने आप विघटित नहीं हो पाता, वो प्लास्टिक अपने आप से जाके पानी में बह जाता है, और जो विघटित नहीं हो पाता वो अपने छोटे छोटे प्लास्टिक छोड़ देता है, जिसे माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। तो सुंदरबंस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम? वहाँ पे मीठे पानी की कमी है, वहाँ पे खारा पानी ज्यादा देखने को मिलता है।
सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी समस्या वहां पर ये है कि वहां पर मीठा पानी की समस्या है। तो वहां पर मीठे पानी की समस्या तो है ही, साथ ही साथ वहां पर रिवर का पानी का जो है वो हो जाना, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे महिलाओं की ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग भी बहुत होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, भारत से लेके बांग्लादेश तक लेके जाना उनको। ठीक है, टूरिस्ट का बहुत प्रॉब्लम रहता है वहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो यहाँ पर लोगों के साथ भी दिक्कत है और वहां के एनवायरमेंट के साथ भी दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं कि नॉन फॉरेस्ट लैंड को भी मैंग्रोव्स की को उगाने के लिए वहां पे कर रहे हैं, मतलब कि वो ऐसा लैंड है जो फॉरेस्ट है ही नहीं, फिर भी वहां कर रहे हैं क्योंकि सुंदरबंस में दिक्कत आ रही है। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। सैलिनिटी का मतलब होता है खारा पानी। वहां पे बहुत सारे कार्बन्स भी, सॉरी केमिकल्स, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, मरीन पेंट्स जो है वो, बांग्लादेश का वहां पे एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट, और भारत का इंडिया का लेदर एस्टेट, उसकी वजह से पूरी रिवर्स भी वहां पे खराब होती जा रही है। रसायन जो है वहां पे ज्यादा कर रहे हैं तो वो प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिल रही है। करप्शन तो आपको पता ही है ही है, वो तो मैं लिखूं या ना लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट पॉइंट रहेगा। करप्शन और गलत काम करना, गलत तरीके से टेंडर पास करवा देना, ठेके दे देना, वो भी सब कुछ चलता है। तो लोकल रिवर्स जो है अपने रास्ता चेंज कर देती है, इरोजन हो जाता है। इरोजन का मतलब होता है कि ऊपर की जो है ना परत को लेके बह के चली जाती है। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट लोग में रहने वाले लोग हैं ना, उनका समस्या में जो है बहुत बढ़ती जा रही काम करने में। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इसमें यही हो सकता है कि सबसे पहले तो वहाँ के लोग सपोर्ट करें, वहाँ पे स्ट्रीम बैंक्स को प्रमोट करें, जो वहाँ के जो आसपास के जो वो होते हैं ना, मतलब जो पूरा एक रास्ता जहाँ से स्ट्रीम बह रही है, उसका जो पास का जो इलाका है उसको सब सपोर्ट करें सारे के सारे लोग। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो चीजें वहां पे ठीक करें, वहां पर वेटिवर जो है वो ना उगा के जो वाइल्ड राइस होता है वहां का, बाकी सब चीजों को वहां पर उगाना शुरू करे, और ऐसी खेती वहां पे करे जो सॉल्ट टॉलरेंट होती है। सॉल्ट टॉलरेंट का मतलब होती है जो यहाँ पे नमक, सॉरी, सॉइल टॉलरेंट होती है। दरअसल नोना, बोकरा, तलमगूर, इन सबको यहाँ पर ग्रो करे, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, जो कि आराम से सॉइल को इजीली से जो है बर्दाश्त कर पाते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रमोट को, जैसे सिक्किम में होती है। सिक्किम 100% जैविक खेती करता है, वहां पे रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, तो रसायनों का इस्तेमाल यहाँ पे कम से कम करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए। एग्रीकल्चर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ही ध्यान में देते हुए चले। समझ रहे हो बात को? आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि ये पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, और ये सब पॉइंट्स आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, क्योंकि कल को क्वेश्चन सुंदरबंस पे आने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि सुंदरबंस टॉपिक ही ऐसा है ना यार। सुंदरबंस में बोल दो, मान लो कि लिखो इसके ऊपर, तो आप लिखोगे ना कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पर। मैंने प्रॉब्लम आपको समझाई कि भाई खारे पानी की है, लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, खेती में ये हो रहा है, तो आप इसमें प्रॉब्लम को समझाओगे कि भाई कैसे ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन आप जब समझाओगे तो इसी प्रकार से समझाओगे जो मैंने आपको बताया। सोल्यूशन ये बताना है आपको। ठीक है, समझ गए बात को? वहां पे पंप्स वगैरह का कम इस्तेमाल करके सब लोग मिल करके यहाँ पे काम करें, क्योंकि मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम मैंग्रोव को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मैंग्रोव वहां पे क्लाइमेट को बचाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। मैंग्रोव को प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी है। मैंग्रोव जो है वो क्लाइमेट की प्रोटेक्शन करते हैं। वहां पर बयन, गर्जन, गोलपट्टा, होगला, हेतल, कांकारा, ये सब नाम है। सुंदरी, सुंदरी के ट्रीज बहुत मिलते हैं, इसलिए तो उसका नाम सुंदरबंस पड़ा है। ठीक है, तो ये सब जो है ना हमें हमारी मेडिकल वैल्यू भी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि हेतल, कयोरा के फ्रूट जो है वो बहुत बिकते हैं। फ्लावर जो है होगला के, वो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, खूब बड़े बड़े खाना बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए। तो मैंग्रोव की प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, वहाँ का टेम्परेचर सही रखने के लिए, वहां पे फ्लड ड्रॉट ना आए, इनको बचाने के, जो बाढ़ होती है और सूखा पड़ जाता है उसको बचाने के लिए भी बेहद जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये सब मैंने डिटेल में यहाँ पर आपके सामने रखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि सुंदरबंस की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। वहां पर आप लोगों को बहुत एक्वेटिक प्लांट्स भी मिलेंगे, बिकॉज पानी का इलाका है ना। तो पानी के इलाकों में आपको ये देखो नाम देखो, जैसे कि ई कैलिस्पियस, प्री स्टैटिस्टोस, आर म्यूक्रोनोटा, ये सब सीवीड्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, और ये सब इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है भाई, तो ये है आपका सुंदरबंस की इंपॉर्टेंस। पूछता है ना सुंदरबंस की इंपॉर्टेंस, तो कुछ अलग आंसर लिखना चाहते हो ना, जो सब बच्चे लिखते हैं कि भाई वो सिंपल सिंपल आंसर की जगह कुछ अलग आंसर लिखना चाहते हो, तो ये सारी स्पीशीज जो मैंने यहाँ पे दी है ना, आप इनका नाम कुछ कुछ का लर्न करके इसको आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज है, वो लिख सकते हो। जेनेरा बैकिलस हो गया, सूडोमोनास हो गया, एकिनोबैक्टर हो गया, ये सब जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट को मिनरलाइज करने में हेल्प करती है। नाइट्रोबैक्टर, ये सब करते हैं। बायोफिल्टर्स वहां पे लगा दोगे तो जितना भी वहाँ पे गंदगी होती है वो सब वहां पे बैक्टीरिया जो बन जाते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प हो जाएगा, वहां बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे अपने आप ही।
तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहां पर ये सब होता है जिससे इसको बचाया जा सकता है। तो वही है, बस क्लीन एनर्जी वहां पे रहेगी, क्लीन एनर्जी रहेगी तो भाई जरूरी है, अगर साफ सुथरी एनर्जी रहेगी तो लोगों को भी सपोर्ट रहेगा, जेंडर इक्वालिटी भी रहेगी वहां पे, विमेन भी अपना फार्मिंग वाला काम पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेकर के आए, वेस्ट मैनेजमेंट को हेल्प करें। ये यही सबसे बड़ी समस्या है ना कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट ही सही नहीं है अभी भी सही तरीके से नहीं है कि भाई कहाँ से कैसे सॉलिड जाएगा, कैसे लिक्विड जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं। तो सुंदरबंस में दिक्कत तो आएगी, तो वहां की सरकार को भी ये चीजें करनी चाहिए, डिजास्टर के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, कल को डिजास्टर भी वहां पे कोई ना कोई आ सकता है। बाकी टूरिज्म तो वहां पे काफी अच्छा है ही, मतलब टूरिज्म मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, पर हाँ उसमें काफी बेहतर रूप में जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो कि ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट द्वारा की जानी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 3 आर्टिकल। अगला फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही जुड़े हुए हैं, एक ग्रीन इलेक्शन है और एक एआई के ऊपर है। ग्रीन इलेक्शन का मतलब है कि हमें इलेक्शन जो है वो इस प्रकार से परफॉर्म करने कि हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं, हम हमेशा वीडियो में, हर कोई वीडियो में कुछ ना कुछ एक टॉपिक जरूर होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है वो टॉपिक। हर बार मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई हम लोगों को ग्रीन रखना है हर चीज, हम लोगों को ग्रीन रखनी है, हम लोगों को एनवायरनमेंट पे ध्यान रखना है। तो भाई अब जब भी आप इलेक्शंस कराओगे, कितनी सारी चीजें होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें एनवायरनमेंट को हार्म होगा ही। तो इलेक्शन ग्रीन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एनवायरनमेंट के ऊपर बात करी कि भाई जो इलेक्शंस में मटेरियल इस्तेमाल किए जाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, वो जो है हमारे पर्यावरण पे कोई भी प्रॉब्लम ना डालते हैं। ठीक है, 2016 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी ये बोला गया था। ठीक है, कि भाई उन्होंने बोला था कि केवल एक उम्मीदवार की अभियान उड़ानों से उत्सर्जन 500 अमेरिको के वार्षिक कार्बन फुटप्रिंट के बराबर था। उन्होंने ये बोला था कि भाई पहले के टाइम पे पेपर बेस्ड हुआ करते थे, लाउड स्पीकर चलते थे, फ्लेक्स के बैनर्स लगाते थे, होर्डिंग लगाते थे, इतना इतना चलता था, आपको पता ही है। आज भी होता है ये सब चीजें तो बहुत जगह पर, तो इनसे एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है। तो ये सब हमें खत्म करना चाहिए और हमें ग्रीन इलेक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए। और इलेक्शन रेलिंग और पोलिंग बूथ पे भी सब कुछ यही करना चाहिए ग्रीन तरीके से। तो अभी कैसे कर सकते हैं, देखो एनवायरमेंट की चीजें कर लेंगे तो भाई हर एक को इसमें टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियली अभी आता नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वोटिंग तो करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन वही है कि फिर इसमें बात हो जाती है भाई उसको हैक कर लिया गया। आप ईवीएम्स के थ्रू करवाते हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जहां पे आप ईवीएम्स और बैलेट पेपर के थ्रू नहीं कराते, ईवीएम्स के थ्रू कराते हो, तो वहां पे क्या कह देते हैं भाई कि वहां पे क्या हो गया, हैकिंग होनी शुरू हो गई। तो भाई हर एक वोटर को प्रॉपर मिलना चाहिए, तो ये एक हर्डल हो गया ना हमारे लिए कि कैसे करें ये चीजें। ठीक है, इको फ्रेंडली हम मटेरियल्स इस्तेमाल करें तो वो अवेलेबल भी नहीं होते ज्यादा, तो सब कुछ है भी नहीं अवेलेबल और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा पड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक अप्रोच नहीं है जो करने की जरूरत है। 2019 के इलेक्शंस में ऐसा किया गया था, 2019 के जब इलेक्शन हुए थे, केरला के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बोला था कि आप जब भी कैंपेनिंग करोगे, आप लोगों को पानी पिलाते हो, खाना खिलाते हो, या आप वहां पे प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हो अपने होर्डिंग्स में, बैनर्स में, सब जगह ही होती हैं चीजें। तो आप जो भी जब भी चीजें ये वाली कर रहे होते हो, तब वहां पर आप सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल्स को ही अवॉइड करो। केरला के हाई कोर्ट ने भी बोला है कि आप फ्लेक्स जो लगाते हैं ना, बोर्ड लगाते हैं जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड होते हैं, वो और इस तरीके का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। वॉल ग्राफिटी, पेपर पोस्टर्स वगैरह जो है वो लगाओ, वो चल जाएंगे, उसका इस्तेमाल करो। पर फ्लेक्स बोर्ड जो होते हैं ना, जो अब आज हर हर जगह ही है यार फ्लेक्स बोर्ड, तो कौन सी दुकान के बाहर नहीं है वो, ऐसा कोई है कि जहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो ये वॉल ग्राफिटी का इस्तेमाल करो। वॉल ग्राफिटी का मतलब होता है वॉल्स के ऊपर लिख दो जाके, आपने देखा होगा ना वॉल्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन बने होते हैं, लिखे होते हैं, तो वॉल ग्राफिटी का इस्तेमाल करो, ऐसा उन्होंने बोला, पेपर के पोस्टर्स बना। तो वहां पे केरला की गवर्नमेंट ने तिरुवनंतपुरम के साथ मिलकर के ग्रीन इलेक्शन करने की कोशिश की थी, लोगों को इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की, समझाया, करवाया। तो ये है कि भाई हर कोई तो नहीं, पर हाँ लोग करना शुरू करेंगे। गोवा में भी किया गया था, तो और पूरे वर्ल्ड में भी बात करें तो श्रीलंका ने भी किया था। श्रीलंका के पोद्रुजना पेरोनम्मा में पहली बार कार्बन सेंसिटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शंस करवाए गए थे, कार्बन एमिशंस को ध्यान में रखा गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है उस समय की गई थी, समझ रहे हो। तो ये सब उस समय जो है वो चीजें हुई थी। और एग्जाम्पल ले लो और भी, एस्टोनिया जो है ना कंट्री, एस्टोनिया कहाँ पर है भाई, एस्टोनिया की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी यूरोप में। लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नाम सुने होंगे आप, वहां पे थी। तो इस तरीके से देखने को मिला, तो हम लोग भी एक उसकी रूपरेखा तैयार करके, बस आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं अभी, पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे ध्यान देते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग करो, और ये सब चीजों को ध्यान में रख के करके चीजों को संभालो। ठीक है, सिविल सोसाइटी इसके अंदर आए हेल्प करने के लिए, मीडिया ध्यान दे इसके ऊपर, इक्वल पार्टिसिपेशन रखें,
लेकिन डिजिटलाइज को ही प्रमोट करे, सिर्फ ईसीआई जो है सिर्फ डिजिटल वोटिंग ही कराए, सबको ट्रेनिंग दे, जहाँ पे ईवीएम्स नहीं एग्जिस्ट करती हैं आज भी वहां पे भी ईवीएम्स को लाने की कोशिश करे, क्योंकि पूरे भारत में 100% ईवीएम के इलेक्शंस नहीं होते, अभी भी बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ भाई? ये था आपका इसका। अब इसमें आता है एआई। मतलब टॉपिक सेम चल रहा है, बस मैंने अलग अलग बना दी क्योंकि दोनों बातें सेम ही चल रही है। एक तो हो गया ग्रीन इलेक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर, एक हो गया एआई के ऊपर। अब एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7 फेजेस में हो रहा है, 7 चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं, अप्रैल 19 से शुरू होंगे, 1 जून तक चलेंगे। एआई का क्या रोल है? देखो भाई, बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, इंडिया में, मेक्सिको में, यूके, यूएस में। तो भाई मिलियंस ऑफ पीपल की जो है ना यहाँ पर अब तकदीर बदलने वाली है, और नई नई चीजें होने वाली हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उस हिसाब में पूरी जगह पर एआई का क्या रोल हो सकता है, एआई को यहाँ पर देखते हैं। एआई जो है बहुत, आपको पता है कि आसान कर देती है तो भाई नुकसान भी बहुत करती है। डिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन यूं फैलती है, और अफवाहें तो आपको पता है आग की तरह फैलती है। तो आपको सोफिस्टिकेटेड एआई टूल्स, जिसे हम कहते हैं कि बढ़िया तरीके से एआई टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आनी, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कुछ भी। ये सब चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है उसके ऊपर रेगुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी है, 2024 में कुछ भी होने वाला है, जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी होगी वो आपको सही रखनी है। इंडिया वहाँ क्या करने वाला है, बस हमको वही मेन समझना है, ये वाली बात। तो इंडिया यहाँ पे जो है इलेक्शंस में जो है डिजिटली इस्तेमाल कर रहा है चीजों को, एआई बेनिफिट्स लेके आएगा, लेकिन लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि एआई अगर सही है, मतलब ये चीजें हमारे को हेल्प करेंगी ये सारी चीजें, लेकिन हमें नुकसान भी दे सकती है। ठीक है, तो वो बताना है लोगों को, ये चीजें समझानी पड़ेंगी। तो एआई वाला ज्यादा नहीं था क्योंकि अभी हमारे पास इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये अभी ज्यादातर इस्तेमाल भी नहीं किया गया, तो हमारे पास बहुत कमी है इस कंटेंट की। पर हाँ, हमारे पास इसकी तो है पूरी, तो मैंने आपको बता ही दिया है पूरा। ग्रीन इलेक्शन का तो आपको समझना था। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन पोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सॉरी पोलियो नहीं, पोर्टफोलियो, गलती से पोलियो निकल गया मुंह से। तो भाई अब ये देखते हैं फॉरेन के पोर्टफोलियो के ऊपर क्या चल रहा है। फॉरेन के पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट, एफडीआई पढ़ा था, वो अब ये अलग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल असेट्स जो होते हैं ना फॉरेन कंट्री के, वो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, जल्दी से बिक भी सकते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेबी। ठीक है, कोई भी हो सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो सॉरी, इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर वो स्टॉक में लगा सकते हैं, बॉन्ड में लगा सकते हैं, सिक्योरिटी में लगा सकते हैं, कुछ में भी, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब कुछ कौन देखता है? सेबी देखती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आप पढ़ सकते हो इधर, सारा सही लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ो। एफपीआई जो है वो म्यूचुअल फंड में, हेज फंड में, सब में फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सेबी ने इसकी जो गाइडलाइन है वो बढ़ा दी है। और इसके अंदर एक वर्ड होती है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का अर्थ होता है जहां पर धन को किसी देश से बाहर भेजा जाता है और फिर घुमावदार मार्ग के माध्यम से उसी देश में वापस लाया जाता है, जिसकी वजह से भी चाहता है कि एफपीआई अपने विवरण का खुलासा करे। उसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, राउंड तरीके से घूम घुमा के उसी देश में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ एक फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हाँ सेकंड क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ ने जो यहाँ पर ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी बताई है, ठीक है, पैंडेमिक की ट्रीटी के ऊपर यहाँ पर एक बताया है कि भाई जो पैंडेमिक एक आया, हमने बहुत तगड़ा पैंडेमिक फेस किया यहाँ पर, तो ऐसे ही इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया है। ठीक है, तो ये पैंडेमिक ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी एक डेवलप की गई है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या चीज होती है। डब्ल्यूएचओ ने प्रिपेयर करी है, जिसे जीरो ड्राफ्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? जीरो ड्राफ्ट। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी एक ऐसी संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य न केवल महामारी को रोकना बल्कि ऐसी और भी जितनी स्वास्थ्य की आपातकालीन होती है उसको रोकना, इसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है फर्स्ट वाला। सेकंड, इसके अंदर ये बोला है कि भाई पैसेंजर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम बनाए यहाँ पर हम, जिसके तहत हम लोग सारा कुछ एक ही साथ एक ही जगह पे ये डब्ल्यूएचओ देख सके। ठीक है, जैसे डिजीज एक्स है, कोई कोई भी डिजीज है, वो एक्स नाम दे दो उसको। ठीक है, ये जो है एक बड़ा पैंडेमिक लेके आ सकता है, तो हम उसको पैंडेमिक ट्रीटी के अंदर लेकर के आके और उसके ऊपर जांच करनी शुरुआत से ही शुरू कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी, जिसे जीरो ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी भी कहते हैं। 1 फरवरी 2023 में आई थी, और डब्ल्यूएचओ इस पे पूरा काम देखती है। आज का जो मेंस का क्वेश्चन भी यही है कि डब्ल्यूएचओ का रोल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि काफी ज्यादा पढ़ने को है अब हमारे पास डब्ल्यूएचओ के बारे में, पहले नहीं हुआ करता था, पर अभी हम डब्ल्यूएचओ के बारे में काफी कुछ पढ़ सकते हैं। डब्ल्यूएचओ जो है ये
194 कंट्रीज का मिला हुआ है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके बहुत सारे और भी रीजनल ऑफिसेस हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स एक जगह पर, इसके रीजनल ऑफिस भी बहुत सारी जगह पे। 1948 में बना था 7 अप्रैल को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। यूएन के साथ मिलकर काम करता है, इसकी खुद की एक जनरल असेंबली है, फंक्शंस करता है, पूरा सेक्रेटरीट बैठता है, मेंबरशिप है पूरी, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये जो है अपना सब पैंडेमिक्स और इन सब चीजों के ऊपर पूरा हेल्प करता है, चाहे ये चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, मीजल्स हो। ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस को हेल्प करा है, मलेरिया को ये हो गया, काफी सारी चीजें इन्होंने करी। इंडिया भी इसका पार्ट। ठीक है, स्मॉल पॉक्स पे इंडिया ने स्मॉल पॉक्स पे विजय प्राप्त करी, पोलियो पे विजय प्राप्त करी। ठीक है, लेकिन वही है कि इसमें थोड़ा इमरजेंसी के ऊपर आज भी ध्यान देने की जरूरत है और फंडिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको इसमें चेंजेस लाने हैं, आपको यही इसमें एक्सप्लेन करना है जितना मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। समझ रहे हो सब लोग? तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आप इसमें रीड कर सकते हो, पूरा समझ सकते हो। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, इन्हीं सब के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये सब रटिए, लर्न करिए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। व्यूज इस पे इंक्रीज करवाइए। हर एक जो है अपने अपने जान पहचान के लोगों को, जो आपको साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी इन सब चीजों से बेनिफिट मिले। आप रोज के रोज इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो, 6-7 आर्टिकल्स आप नहीं पढ़ते हो, तो उन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ने के साथ साथ आपको बच्चों के साथ भी शेयर करनी है सारी चीजें। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको सबको शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारी ये जो वीडियोस हैं ये लगातार आपके सामने डेली के डेली आती रहें, ये आप ही लोगों को शेयर करवा। क्लियर हुआ भाई? ये कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।